तो आज के स्टॉक एनालिसिस में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो फर्स्ट टाइम हम ऑटो एंसिलरी कंपनी की बात कर रहे हैं एंड साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम इस पूरे सेक्टर को कैटेगरीज में कैसे डाल सकते हैं एंड कैटेगरीज के अंदर डाल के हमें क्या देखने का मतलब है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी क्या है, फिर उस फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी में कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है एंड किससे उस ऑटो एंसिलरी को फायदा हो सकता है। तो हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। मेरा एफर्ट यही रहेगा कि मैं आपको पूरा डॉट्स बताऊं। Before starting the video, do smash the like button and do smash the subscribe button. Hope to see you inside the video. इन्वेस्टर्स वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऑटो एंसिलरी की बात करेंगे एंड जब हम ऑटो एंसिलरी की बात करेंगे हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि वो ये सेक्टर सिक्लिकल है एंड साथ साथ इस सिक्लिकल सेक्टर में कीज फॉर सक्सेस क्या है। माने यहाँ पे कुछ कॉमन पैटर्न्स ऑफ सक्सेस हैं। अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखें, राजरत्न ग्लोबल वायर्स को देखें, इसके अलावा अगर आप मिंडा इंडस्ट्रीज को देखें, मदरसन सुमी को देखें, अगर यहाँ पे आप बॉश को देखें, तो इन सारी कंपनीज में कॉमन पैटर्न्स ऑफ सक्सेस क्या है। तो ये क्या कॉमन पैटर्न्स ऑफ सक्सेस है हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, ताकि जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके अंदर क्या कॉमन पैटर्न ऑफ सक्सेस लग सकता है, उसके साथ हम उसकी बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल एक चीज की बात करते हैं कि क्यों एक ऑटो इंडस्ट्री सिक्लिकल इंडस्ट्री है एंड साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में एक सेक्टर लेवल पे आप कैसे प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग्स एंड साथ साथ अर्निंग्स पर शेयर देख सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ये सीखना क्यों जरूरी है, ताकि आप एक सेक्टोरल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बना पाए कि कौन सा सेक्टर इस टाइम पे चीप है, कौन से सेक्टर में इस टाइम पे अर्निंग्स नहीं है। तो जब हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो प्राइस होता है और एक अर्निंग्स होता है। तो यूजुअली पी रेशियो तब बहुत ज्यादा हाई होती है जब अर्निंग्स भी सेक्टर की बहुत ज्यादा हाई जा रही हो। एंड यूजुअली तब क्या होता है कि जब प्राइस भी बहुत हाई हो, प्राइस तो हम सेंटिमेंट कहते हैं, एंड अर्निंग्स भी बहुत हाई हो, तब यूजुअली सेक्टर के अंदर एक टाइप ऑफ छोटा सा बबल क्रिएट हो रहा होता है। एंड एक स्टेज के बाद जब पी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो कहते हैं सेक्टर में बबल चल रहा है। Whereas अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें, अगर सेकंड सिनेरियो में प्राइस लो है एंड इस टाइम पे अर्निंग्स लो है, तब हम कहते हैं कि सेक्टर में जो सेंटिमेंट है वो बहुत पेसिमिज्म को आएगा। तो हार्वर्ड मार्क्स बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि ना आपको पेसिमिस्टिक बनना है, ना आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है, आपको स्केप्टिक बनना है। क्योंकि स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है कि जब सारे लोग पेसिमिस्टिक हैं तो आप उनके जो पेसिमिज्म को डाउट करेंगे क्योंकि आप स्केप्टिक हैं, एंड उस टाइम पे आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे। एंड जब सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगेन आप उस टाइम पे स्केप्टिक होंगे, तो आप सबके ऑप्टिमिज्म को डाउट करके उस टाइम पे आप पेसिमिस्टिक बनेंगे। तो सिंपल मीनिंग इसका ये है। सिमिलरली अगर आज हम ऑटो सेक्टर की बात करें और मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स दिखा दूं निफ्टी ऑटो का, तो जब हम निफ्टी ऑटो का इंडेक्स यहाँ पे चेक करते हैं तो निफ्टी ऑटो के इंडेक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे प्राइस टू बुक देखते हैं तो पीक लेवल पे 2016 टू 18 में जब ऑटो की पीक साइकिल थी तब प्राइस टू इंडेक्स लेवल निफ्टी ऑटो का ऑलमोस्ट 7.6-7.7 टाइम्स तक था, माने 8 टाइम्स के आसपास का था। Whereas 2020 के अंदर हम देखते हैं तो प्राइस टू बुक लेवल यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास आया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर का एकदम पेसिमिज्म बहुत हो गया था। 2009 में ये जो प्राइस टू बुक लेवल था 1.6-1.7 टाइम्स तक गया, और अगर आज हम देखते हैं तो ये प्राइस टू बुक लेवल 3 to 4x के आसपास है। Whereas अगर हम सेक्टर की यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे ऑटो सेक्टर की अर्निंग्स पर शेयर दिखाता हूं तो अगर आप 2018 में देख सकते हैं जब पीक ऑफ द साइकिल थी तो अर्निंग्स पर शेयर माने पूरे सेक्टोरल लेवल में अर्निंग्स पर शेयर 360 रुपीज थी, जो 2020 के अंदर गिर के आफ्टर जब ये कोविड का सबका लॉकडाउन हुआ तो 40-50 रुपीज की रहेगी। Whereas आज उस अर्निंग्स पर शेयर की रिकवरी हो रही है एंड आज अर्निंग्स पर शेयर क्लोज टू 180 रुपीज के आसपास की आ गई है। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर है। यहाँ पे सिक्लिकलिटी क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला की रीजन फॉर सिक्लिकलिटी है कि जो डिमांड है वो बार बार फ्लक्चुएट करती रहती है। माने यहाँ पे जो भी सिक्लिकलिटी का एलिमेंट डिमांड साइड से आता है कि कभी जब इंटरेस्ट रेट्स लो हैं या लोगों के हाथ में बहुत पैसे आ रहे हैं या फिर सैलरी लोगों की बढ़ रही है या फिर बोनसेस मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे ऑटो की सेल बहुत ज्यादा होगी। सेकेंड लेवल ऑफ सिक्लिकलिटी का बात है कि जब रिप्लेसमेंट साइकिल आती है, जैसे अगर यहाँ पे इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ टू व्हीलर्स अगर आज से 10 ईयर्स पहले बिकी थी, तो जब टू व्हीलर्स का रिप्लेसमेंट साइकिल आएगा तो अगेन एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट होगा, उस ईयर में हमें सेल्स काफी ज्यादा हाई दिखेंगी। एंड थर्ड की एलिमेंट ऑफ सिक्लिकलिटी क्या होता है कि जो ऑटो OEMs या फिर ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, यहाँ पे इनके जो मार्जिन हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। तो जब भी सप्लाई साइड शॉक आता है, जैसे हमने देखा कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उससे पहले कोविड का क्राइसिस चल रहा था, अभी भी चल रहा है कोविड क्राइसिस काफी कंट्रीज में, तो इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल की आपकी प्राइसिंग हाई या डाउन होती रहती है। अगर हाई प्राइसिंग होती है तो अगेन आपके मार्जिन स्क्वीज होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, एंड अगेन आपकी एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट होता है।
एंड आज की जो साइकिल है वो बाकी साइकिल से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आज क्या प्रॉब्लम है कि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो रखा है। तो रिसेंटली हमारे भी जैसे मतलब अगर मैं एक्सटेंडेड फैमिली में बात करूं तो एक्सटेंडेड फैमिली में किसी ने कार ऑर्डर करी थी, तो किया कि कार ऑर्डर करी थी, एंड आज उसकी जो बुकिंग है ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद उनको बोले कि आपको कार की डिलीवरी मिलेगी। जब हम कैटेगरीज देखते हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पे 5 मेजर कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट मेजर कैटेगरी क्या है, यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में क्या आती है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं, एंड जो मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है वो आती हैं, और जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है वो आती हैं। सेकंड यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, पैसेंजर व्हीकल्स की। अब पैसेंजर व्हीकल्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला डिफरेंट टाइप है यहाँ पे जो स्मॉल कार्स होती है उनको हम कहते हैं हैचबैक्स, तो हैचबैक्स आती है। उसके बाद आपकी जो सेडान कार्स है वो भी आती है। सेडान के बाद हमारे पास एसयूवीज आती हैं। अब यहाँ पे भी अगेन एक कस्टमर्स का चेंज एंड प्रेफरेंस का ट्रेंड चल रहा है। तो मारुति का हमने देखा होगा कि ओवरऑल मार्केट शेयर रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि एसयूवी का पूरी कैटेगरी में मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। तो ये कैटेगरीज का भी आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है जब हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। फिर हम जब थर्ड यहाँ पे कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज द टू व्हीलर्स। अब टू व्हीलर्स के अंदर भी ऐसा होता है कि लाइट टू व्हीलर्स आते हैं, माने यहाँ पे जो सीसी होता है इंजन के हिसाब से, तो माने 150 सीसी की भी आती है, यहाँ पे 250 सीसी भी आती है, देन अबव एंड बियॉन्ड 300 टू 350 सीसी भी आती है। तो जब भी आप रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं और आइशर की बात करते हैं तो हायर सीसी इंजन के अंदर ये सारी आती हैं। मेरा जब भी आप हीरो की बाइक्स की बात करेंगे, स्प्लेंडर की बात करेंगे, तो ये सारी 150 सीसी हो गया, 100 सीसी हो गया, 200 सीसी रेंज में आती है, बिकॉज दीज आर अफोर्डेबल बाइक्स। वैसे जब हम रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे दो बाइक्स आर बेसिकली मतलब 1 लाख टू 1.5 लाख के बीच में। एंड अगेन वहाँ पे जो उनका इंजन हैवीनेस है और इंजन का जो सीसी लेवल एंड पावर है इंजन का, दैट इज मोर देन द अफोर्डेबल बाइक्स। तो ये अगेन एक थर्ड कैटेगरी ऑफ बाइक्स है, दैट इज द टू व्हीलर बाइक्स। फिर अब फोर्थ कैटेगरी बात करते हैं तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर व्हीकल्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चर व्हीकल्स में मेनली कौन सी आती है, दैट इज द ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स में हमारे पास कौन सी कंपनीज है इंडिया में, स्वराज इंजन के आसपास आती है हमारे पास कंपनी। उसके बाद हमारे पास जो एस्कॉर्ट्स करके कंपनी है, साथ साथ महिंद्रा का भी ट्रैक्टर्स के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है। एंड अगेन ये एक सिक्लिकल एलिमेंट है यहाँ पे, क्योंकि जितना अच्छा मानसून होगा उतना अच्छा आपका हार्वेस्ट और फिर साथ साथ आपकी जो प्लांट की सोइंग होगी, एंड जितना फार्मर्स के पास पैसा होगा उतने ट्रैक्टर्स बिकते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट रहता है। एंड फाइनली जब हम बात करते हैं तो हम थ्री व्हीलर्स की बात करेंगे कि जब अगर लास्ट कैटेगरी थ्री व्हीलर्स, एंड थ्री व्हीलर्स में ऑटोज आते हैं, एंड ऑटोज के साथ साथ जो आपने कमर्शियल ऑटोज देखेंगे वो भी आते हैं यहाँ पे। एक टाइम पे अतुल ऑटो काफी बड़ी कंपनी थी, काफी अच्छा करती थी 2010 टू 2015 के बीच में, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि थ्री व्हीलर्स वेंट आउट ऑफ ट्रेंड एंड आउट ऑफ फैशन एज वेल। सो दीज आर द मेन 5 कैटेगरीज। पर यहाँ पे अब जानना जरूरी क्या है कि यहाँ पे सिक्लिकलिटी का एलिमेंट क्या है। तो पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमने देखा होगा कि मेन सिक्लिकलिटी का एलिमेंट क्या आता है कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर मानसून ज्यादा अच्छी होगी एंड फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो ट्रैक्टर्स पे ज्यादा स्पेंड करेंगे। ट्रैक्टर्स पे ज्यादा स्पेंड करेंगे तो उन सालों में ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी करेगी। वेराज ऑपोजिट भी ऐसा होता है, जब मानसून खराब होती है तो फार्मर्स की जो इनकम है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, एंड फार्मर्स की इनकम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो ट्रैक्टर्स की भी जो बेसिकली ग्रोथ है वो कम होगी। तो अगेन दिस इज वन टाइप ऑफ सिक्लिकलिटी। फिर जब हम सेकंड टाइप ऑफ सिक्लिकलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही चीज आपको देखनी है सिक्लिकलिटी में कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या है। तो यहाँ पे आपके साथ अगर हम टू व्हीलर की बात करें, एंड टू व्हीलर के साथ साथ अगर मैं आपके साथ कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूं और साथ साथ अगर मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं, तो पहले अगर हम कमर्शियल व्हीकल में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FY14 में जो वॉल्यूम थी वो यहाँ पे 27% का डी ग्रोथ था। FY15 में 21% का ग्रोथ था। FY16 में 32% का ग्रोथ था। फिर FY17 के अंदर फिर -1% का डी ग्रोथ आया। FY18 में 19% का ग्रोथ था। फिर FY19 में भी 15% का ग्रोथ था। फिर FY20 में -47%, फिर FY21 में -17%, एंड अब FY22 में 45% के आसपास की ग्रोथ है। एंड अब धीरे धीरे जाके माना जा रहा है कि ये नॉर्मलाइज हो रही है, एंड जो FY18-19 का पीक लेवल था FY23 के अंदर माना जा रहा है कि जो FY18-19 का कमर्शियल व्हीकल्स में पीक लेवल था हम उसके तरफ वापस आएंगे। इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो अगर हम कमर्शियल व्हीकल में जो ऑटो एंसिलरीज है, अगर हम जमुना ऑटो की बात करें, अगर हम क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की बात करें, तो बोथ दीज कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी फास्ट ग्रोथ इन 2023। एंड अगेन यहाँ पे वैल्यूएशंस की हमने अभी बात नहीं करी, तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं टू व्हीलर सेक्टर की। अब टू व्हीलर सेक्टर में भी कुछ सेम ही प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम्स के अंदर सिक्लिकलिटी रहती है। तो अगर आप टू व्हीलर सेक्टर को देखते हैं तो टू व्हीलर सेक्टर का FY11 के अंदर 11.7 मिलियन यूनिट सोल्ड थे। FY18 के अंदर 20.2 मिलियन सोल्ड थे। बहुत ही स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 6-7% की ग्रोथ है। FY21 में सिर्फ 15.12 मिलियन सोल्ड थे। तो अगेन इंडस्ट्री यहाँ पे डी ग्रो कर रही है इस टाइम पे। एंड फाइनली अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो ये पैसेंजर व्हीकल्स का लॉन्ग टर्म चार्ट ट्रेंड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने सारे पीक्स एंड ट्रॉफ्स बन रहे हैं इस इंडस्ट्री में, एंड अभी तक इंडस्ट्री जो 2017-18 की वॉल्यूम्स है उसको वापस पार नहीं कर पाई। तो इस वजह से ऑटो सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर एट द एंड ऑफ द डे माना जाता है।
फिर भी इस सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट करी है। ये वेल्थ क्रिएशन के पीछे 4 की रीजंस हैं। ये क्या 4 की रीजंस है, एक बार ये जानते हैं। तो फर्स्ट की रीजन क्या है? फर्स्ट की पैटर्न रिकग्निशन हमारे पास इस सेक्टर में क्या आता है कि उन कंपनीज ने यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन बहुत करी है विच कैन डू जॉइंट वेंचर्स टू गेट एक्सेस टू न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ मिंडा इंडस्ट्रीज का। मिंडा इंडस्ट्रीज ने ओवर द इयर्स इतने सारे जॉइंट वेंचर्स करे हैं जिसकी वजह से वो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ा पाए हैं। वैल्यू कंटेंट पर व्हीकल बढ़ने की वजह से मिंडा इंडस्ट्रीज का बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो करे। सो दिस इज द फर्स्ट की रीजन फॉर सक्सेस इन ऑटो एंसिलरी कि आप जॉइंट वेंचर्स करके आप टेक्निकल नो हाउ लेके आ सकते हैं बाहर की कंपनीज के साथ। तो मिंडा ने बहुत सारी जापानीज इंडस्ट्रीज, यहाँ तक एक जो स्पेनिश कंपनी उसके साथ भी टाइप करा। सो फर्स्ट की रीजन ये है। सेकेंड की रीजन क्या है? दैट यू हैव डोमिनेंस इन वन की सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो यहां पे क्या एग्जांपल आता है? अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑफ द हाईवे टायर्स के अंदर एब्सोल्यूट डोमिनेंस बिल्ड कर रखी है, जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट शेयर उनके पास 6 to 7% के आसपास अभी है। एंड साथ साथ यहाँ पे और एग्जांपल हमारे पास क्या आता है? अगर बॉश की बात करें तो बॉश भी सेम एग्जांपल है। सुप्रजित इंजीनियरिंग भी इसमें आता है कि जो वायरिंग बिजनेस है, साथ साथ जो उनका पहले आई थिंक लैंप्स का बिजनेस था, उसके अंदर टू व्हीलर के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी डोमिनेंस बना रखी थी। थर्ड की रीजन फॉर सक्सेस अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज सक्सेसफुल कैटेगरी पेनिट्रेशन। अगर आप डिफरेंट ऑटो कैटेगरीज के अंदर, माने पैसेंजर व्हीकल हो गया, टू व्हीलर हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, अगर आप इनको सही से पेनिट्रेट कर पाओगे कैटेगरीज को, तो अगेन योर कंपनी विल डू वेल इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है? मदरसन सुमी इज एन एग्जांपल, भारत फोर्ज इज एन एग्जांपल। सो दीज आर 2 प्रोमिनेंट एग्जांपल जब हम कैटेगरी एक्सपेंशन की बात करते हैं। एंड फाइनली जो मैं आपके साथ बात करूं तो फाइनल रीजन फॉर सक्सेस यहां पे क्या आता है कि कंपनी एंड्स अप बिकमिंग द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर। तो लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर में अगेन मैं आपके साथ यहाँ पे बालकृष्णा की बात करूंगा कि जो वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है। एंड लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर के साथ साथ अगर यहाँ पे हम राजरत्न ग्लोबल वायर्स की भी अगर हम बात करें तो राजरत्न ग्लोबल वायर्स ने भी, जब हमने डोमिनेंस वाला ट्रेंड पढ़ा था, तो सेम डोमिनेंस करी कि एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आके डोमिनेंस कर दी एंड साथ साथ उस प्रोडक्ट के अंदर उनको बहुत ज्यादा मार्केट शेयर मिलता गया। सो दीज आर द 4 की रीजंस जिसकी वजह से एक ऑटो एंसिलरी सक्सेसफुल हो सकती है। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दी एसओआईसी मेंबर्स, हम लोग एग्रोकेमिकल सेक्टर के ऊपर वेबिनार कर रहे हैं ऑन 9th of July। एंड इस वेबिनार के अंदर हम क्या करेंगे कि जितनी भी इंटरेस्टिंग कंपनीज एंड साथ साथ इस सेक्टर के अंदर एक ब्रॉड लेवल के ऊपर क्या चल रहा है, हम सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी कंपनीज डिस्कस करेंगे? हम जो सुमितोमो केमिकल्स है उसकी बात करेंगे, जो हिरानबा इंडस्ट्रीज है उसको हम डिस्कस करेंगे, भारत रसायन को डिस्कस करेंगे, एस्टेक लाइफ साइंसेज को करेंगे, नवीन फ्लोरिन को करेंगे, एंड साथ साथ एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, उसके बाद शारदा क्रॉपकेम एंड पूरी वैल्यू चेन का डिस्कशन करेंगे। साथ साथ धानुका एग्रीटेक को भी इसके अंदर कवर करेंगे, रैलीज इंडिया को भी करेंगे कि एक बारी अगर आपको एग्रोकेमिकल्स का आइडिया लगाना है तो आपको पूरा का पूरा सेक्टर समझ आ जाए। एंड दिस webinar is being done on 9th of July. All the sectoral webinars and upcoming sectoral webinars are part of the SOIC membership. इसके साथ हम जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ रिजल्ट्स थे FY22 के जो भी खत्म हुए, तो लाइक 3rd संडे ऑफ जून के अंदर हम इस पूरे रिजल्ट्स का भी वेबिनार करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 25 to 30 कंपनीज डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट्स में क्या हुआ और आपको रिजल्ट्स में क्या देखना चाहिए। अगर बैंक के रिजल्ट में क्या देखना चाहिए, एक IT कंपनी के रिजल्ट में क्या देखना चाहिए, एक बेसिकली FMCG कंपनी के आपको रिजल्ट में क्या देखना चाहिए, केमिकल कंपनी के रिजल्ट में क्या देखना चाहिए, इन सारे सेक्टर्स के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, इसमें आपको क्या देखना चाहिए। इन साथ साथ एक न्यू एज बिजनेस है, जो अभी तक हमने न्यू एज बिजनेसेस की बात करी तो काफी लोग न्यू एज बिजनेसेस को ट्रोल कर रहे हैं या मीम्स बना रहे हैं, बट एक्चुअली में एक ऐसा न्यू एज बिजनेस है जो 100-120% के आसपास ग्रो कर रहा है एंड इट इज एक्चुअली टर्निंग प्रॉफिटेबल। एंड इसका भी जो रिजल्ट्स का एनालिसिस है हम इस एनालिसिस के अंदर करेंगे। सो द रिजल्ट एनालिसिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप। इसके साथ एसओआईसी मेंबरशिप में इफ यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग और इफ यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट इज अकाउंटिंग एंड साथ ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज अगर आपको सीखनी है, सो ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन द एसओआईसी इंटेंसिव कोर्स। एंड इसके अलावा वी हैव दिस डिस्कशन फोरम जहां पे वी आंसर द क्वेश्चंस टिपिकली इन 24 to 48 आवर्स, कि आपका जो भी क्वेश्चन हो वहां पे आंसर हो जाता है। एंड इसके साथ साथ वी कीप डूइंग आस्क मी एनीथिंग सेशंस एज वेल। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप एंड द लिंक टू रजिस्टर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। कमिंग बैक टू द बिजनेस एनालिसिस, आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टर्लिंग टूल्स। एंड जब हम स्टर्लिंग टूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर 2 डिविजन हैं। पहली डिवीजन क्या है, दैट इज द फास्टनर्स बिजनेस, एंड सेकंड डिवीजन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिवीजन है। सेकंड यहाँ पे बिजनेस के अंदर डिवीजन में इनका जो एक नया प्रोडक्ट है दैट इज मोटर कंट्रोल यूनिट। तो मानिए मोटर कंट्रोल यूनिट का यहाँ पे बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। पर पहले हम बात करते हैं फास्टनर्स बिजनेस की। पहले हम जाते हैं फास्टनर्स होते क्या। तो यहाँ पे आप स्टर्लिंग टूल्स की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियो में देखते हैं कि पूरा इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है।
टाइप के फास्टनर्स बनाती है एक बार ये देखते हैं। अगर फास्टनर्स को सिंपली समझना है तो फास्टनर्स कुछ नहीं, सिर्फ नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं, माने जो पेज जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर। तो हमने जैसे वीडियो के अंदर देखा, वीडियो में हमने पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस जाना, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये किस टाइप के फास्टनर्स बनाते हैं, तो यहाँ पे इंजन के साथ साथ जो बेसिकली जो स्पेशल फास्टनर्स है वो बनाते हैं, फिर बोल्ट्स एंड स्क्रूज बनाते हैं, फिर नट्स भी बनाते हैं, फिर स्टैंडर्ड एंड जो चेसी फास्टनर्स है इस टाइम पे ये भी बनाते हैं, फिर साथ साथ चेसी फास्टनर, इंजन फास्टनर्स एंड जो स्पेशल फास्टनर्स है ये सारी चीजें बनाते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम इनकी की क्लाइंटेल देखते हैं तो टू व्हीलर में होंडा इनका क्लाइंट है एंड साथ साथ जो सुजुकी है इनका क्लाइंट है। विराज अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स में देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा, आइशर, महिंद्रा एंड जो डाइमलर है इनका क्लाइंट है। फिर अगर हम रेलवेज में देखें तो बेसिकली जो रेलवेज एंड कंस्ट्रक्शन में जो जेसीबी इनका क्लाइंट है। एक्सपोर्ट्स में इनके जो क्लाइंट है वो ऑप्टिमास है, फैब्ररी है एंड साथ साथ जो रेनो है इनका क्लाइंट है। एंड साथ साथ अगर हम फार्म इक्विपमेंट में देखते हैं तो महिंद्रा, जॉन डेरी एंड एस्कॉट्स इनका क्लाइंट है। एंड साथ साथ पैसेंजर व्हीकल में होंडा, महिंद्रा, मारुति एंड हुंडई इनके मेन क्लाइंट्स हैं। सो बेसिकली क्लाइंटेल के अंदर इनके जितने भी टियर 1 ऑटो कंपनीज है सारी इनकी क्लाइंट्स हैं इस टाइम पे। इंडिया की लार्जेस्ट फास्टनर्स कंपनी कौन सी है, दैट इज सुंदरम फास्टनर्स। एंड सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे हमारे पास स्टर्लिंग टूल्स है, क्योंकि फास्टनर का बिजनेस अगेन एक ऐसा बिजनेस है कि ऑटो ओईएम के अंदर या फिर ऑटोज के अंदर एक बार ही अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो एज अ वेंडर आपको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अप्रूवल का जो प्रोसेस ही है हमेशा 18 to 36 मंथ्स के बीच में रहता है, तो ये तो एक चलता ही रहता है। साथ साथ क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि अपने प्लांट्स को पैन इंडिया बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टर्लिंग टूल्स के भी 4 प्लांट्स हैं, तो पैन इंडिया प्लांट्स बनाने की क्यों कोशिश करेंगे कि यू वांट टू गेट क्लोजर टू योर कस्टमर्स, कि आप अपने कस्टमर्स के आसपास आगे प्लांट लगाएंगे तो स्विचिंग कॉस्ट का जो एक एलिमेंट है वो भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इनके फास्टनर्स बिजनेस के अंदर एक इनका मिक्स देखते हैं बिजनेस का, तो यहाँ पे इनका मिक्स फेयरली डाइवर्सिफाइड है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 19% ऑफ द बिजनेस कमर्शियल व्हीकल से आता है, 22% जो इनका बिजनेस है पैसेंजर व्हीकल से आता है, टू व्हीलर से इनका 18% बिजनेस आता है, रिटेल से अगर हम बात करें तो इनका 14% बिजनेस आता है, एक्सपोर्ट्स में देखें तो 17% आता है, एंड फार्म इक्विपमेंट एंड ऑफ रोड से यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% के आसपास बिजनेस आ रहा है। एंड चैनल वाइज मिक्स देखते हैं तो 75% ऑफ द बिजनेस ओईएम से आता है, एक्सपोर्ट बिजनेस 10% से आता है, एंड जो रिप्लेसमेंट बिजनेस है वो 15% के आसपास का है। तो ये तो इनका फास्टनर्स बिजनेस है, पर फास्टनर्स बिजनेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्या चीज आपको नोट करनी है कि 2019-2018 के अंदर अगर हम इस कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक देखते हैं, ग्रॉस ब्लॉक मतलब कि डेप्रिसिएशन से पहले जो भी आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, माने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पहले भी, तो अगर हम इस कंपनी का यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि 2019 के अंदर इनका ग्रॉस ब्लॉक था 318 करोड़ का, जो 2020 में बढ़ के 412 करोड़ का हुआ, जो बढ़ के आज 471 करोड़ के आसपास का हो गया। तो इस कंपनी ने डाउन जब अप साइकिल चल रही थी कमर्शियल व्हीकल के अंदर स्पेशली, तो FY19 के अंदर इन्होंने केपेक्स अनाउंस करा था अपनी बैंगलोर वाली फैसिलिटी में। तो केपेक्स तो लाइव हो गया, बट हुआ क्या कि डिमांड साइड पे आपकी एकदम सॉफ्टनिंग होगी। तो इस वजह से पूरा जो ग्रॉस ब्लॉक था यहाँ पे आज अंडर यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन है इस वजह से इस कंपनी में ऑपरेटिंग डीलेवरेज हुई। एंड ऑपरेटिंग डीलेवरेज होने से क्या होता है कि आपने तो पूरा मतलब आपके जो फिक्स कॉस्ट हैं वो आपके बढ़ गए, पर आपके उस हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आई। तो जब भी ऐसा आएगा तो कंपनी के जो मार्जिन हैं वो सफर करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं कि एक टाइम पे कंपनी 21% का ईबिटा मार्जिन करती थी, जो 18% हुआ, एंड आज जाके ये ईबिटा मार्जिन 15% के आसपास हो गए, क्योंकि कंपनी एक अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल के अंदर ये बताया कि आज जो इनके पास फास्टनर्स का बिजनेस है, अगर कमर्शियल व्हीकल के अंदर ग्रोथ वापस आती है तो इस बिजनेस में ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे सेकेंडली और क्या चीज़ हो सकती है जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंटली कि अगर यहाँ पे इनकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है तो आज इनका फास्टनर बिजनेस में कुछ रेवेन्यू 440 करोड़ के आसपास के, 445 करोड़ का। तो पीक यूटिलाइजेशन पे ये रेवेन्यू 760 करोड़ के आसपास जा सकता है। तो माने ऑलमोस्ट अभी जो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 55 to 60% है, तो अभी 40% कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है। सो दिस कैन बी द मेन लीवर फॉर मार्जिन एक्सपेंशन एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल देखते हैं, कॉन कॉल के अंदर इनकी गाइडेंस देखते हैं, तो कॉन कॉल में तो इन्होंने ये बोला है कि विद इन द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स इनका जो मार्जिन है वो वापस 17 to 18% के आसपास पहुंच जाएगा। एंड सेकेंडली इन्होंने यहाँ कॉन कॉल में क्या बताया है कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग कि FY18 और 19 जो बिगेस्ट ईयर था वैसे ही सिमिलर ट्रैक्शन वापस आ सकती है। एंड इफ दैट हैपेंस सो दे हैव ह्यूज कैपेसिटीज बिल्ट इन फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, एंड इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स इन तो FY18 और 19 वाला वापस इस टाइम पे ग्रोथ देख सकते हैं।
तो जब भी हम सिक्लिकल सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमें सिक्लिकल सेक्टर्स में यही होता है, स्केप्टिक रहना चाहिए, क्योंकि सारे लोग पेसिमिस्टिक हैं। तो हमें मल्टीपल में भी दिखता है कि स्टॉक लास्ट 3-4 ईयर्स में कहीं पे भी नहीं गया, आज भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। तो इस वजह से लोगों का क्या मानना है कि आज प्राइस टू अर्निंग्स के अंदर की अर्निंग्स खराब है एंड इस वजह से सेंटिमेंट भी खराब है। तो जैसे ही अर्निंग्स की इंप्रूवमेंट दिखती है तो ये सारे हमें जो ट्रिगर्स हैं उनको पकड़ के चलना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या ट्रिगर्स की बात करी। पहले ट्रिगर की हमने बात करी कि यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का। सेकंड है कि यहाँ पे डिमांड साइड पे रिकवरी आ सकती है। एंड थर्ड की ट्रिगर ये है कि जैसे ही ये सब होएगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन कर सकती है, जिसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे आज की बेसिकली ट्रिगर्स हैं इनके फास्टनर्स बिजनेस में। तो फास्टनर्स बिजनेस को हटा के अगर हम दूसरे बिजनेस की तरफ आए तो वो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ देखते हैं इंडिया में, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री इंडिया में 70 to 74% CAGR पे ग्रो करेगी। माने अगर हम 1000 व्हीकल्स के टर्म में देखते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि FY21 में अगर 1,41,000 व्हीकल्स थी तो बाय द एंड ऑफ FY26 ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है दैट विल गो टू ऑलमोस्ट 21,30,000 व्हीकल्स। तो माने यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग पाई ऑफ द इंडस्ट्री होएगा जब हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। सेकेंडली, जब हम टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बाय कैटेगरीज आते हैं तो एक हाई स्पीड है और एक लो स्पीड है। हाई स्पीड में क्या आता है, हाई स्पीड बेसिकली वो टू व्हीलर्स जिनका मोर देन 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। लो स्पीड टू व्हीलर्स कौन से, जिनका स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हाई स्पीड आज इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 12% के आसपास है, वेयर एज लो स्पीड इंडस्ट्री का 88% के आसपास है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में जो हाई स्पीड टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होगी। तो इसी को रिलेटेड इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा बाय द नेम ऑफ मोटर कंट्रोल यूनिट्स। मोटर कंट्रोल यूनिट्स इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि मोटर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द पावर गिवन टू मोटर्स फॉर प्रोवाइडिंग टॉर्क एंड स्पीड टू द व्हीकल। तो माने मोटर कंट्रोल यूनिट मोटर को कंट्रोल करते हैं, जो पावर और टॉर्क दी जाती है एंड जो स्पीड कंट्रोल करने दी जाती है व्हीकल की, उसको पावर प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो चार्जेस बैटरी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ द व्हीकल। एंड मोटर कंट्रोल यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अगेन एक जॉइंट वेंचर और एक टेक्नोलॉजी टाइप करा विद द कंपनी बाय द नेम ऑफ जीटेक ऑफ शेंजन, दैट इज चाइना। अब जीटेक ऑफ शेंजन चाइना, तो ये चाइना के अंदर डोमिनेंट कंपनी है व्हेन इट कम्स टू द MCU टेक्नोलॉजी, क्योंकि MCU टेक्नोलॉजी इज वेरी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, कि एक सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव भी है, साथ साथ इसके पीछे सॉफ्टवेयर का भी पूरा आपका वर्किंग रिक्वायरमेंट्स रहता है। तो इनके साथ जो इनका अगर जॉइंट वेंचर था, एक बार उसके बारे में हम ज्यादा और जानते हैं। तो इस जॉइंट वेंचर के अंदर यहाँ पे जो जीटेक है, विच इज अ टेक्नोलॉजी लीडर इन मोटर कंट्रोल यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स इन चाइना राइट नाउ। एंड इससे इन्होंने यहाँ पे 3 लाख मोटर कंट्रोल यूनिट्स का जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे लगाया है। तो ये 3 लाख मोटर कंट्रोल यूनिट्स लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट में एंड मार्केट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट लोकलाइजेशन। तो ये तो इन्होंने जॉइंट वेंचर करा है। एंड यहाँ पे इनकी जो कंपनी है उसका यहाँ पे इन्होंने एक सब्सिडरी सेटअप करी है। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे मोटर कंट्रोल यूनिट्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर इनको FY22 में 60 करोड़ का ऑर्डर एक ही कस्टमर से मिला। एंड Q4 ऑफ FY22 में इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करी, जिसमें इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट इस साल अगर 475 करोड़ की सेल हुई है तो 30 करोड़ की सेल MCU बिजनेस के लिए थी, दैट इज मोटर कंट्रोल यूनिट। अब मोटर कंट्रोल यूनिट अगेन एक फास्ट ग्रोइंग स्पेस में है, क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस टाइम पे 70-74% पे ग्रो करें। एंड मोटर कंट्रोल यूनिट्स में इस टाइम पे कंपटीशन लिमिटेड है। सोना कॉमस्टार का DRHP पढ़ते हैं तो सोना कॉमस्टार भी मोटर कंट्रोल यूनिट्स इस टाइम पे डेवलप कर रहे हैं। साथ साथ बॉश भी इस सेगमेंट में है, पर बॉश भी अभी कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है सेगमेंट में, क्योंकि लोकलाइजेशन नहीं कर पाए, वेयर स्टर्लिंग टूल्स इस टाइम पे इस प्रोडक्ट की लोकलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो इनके पास 175 करोड़ की कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है जो FY23 के अंदर एग्जीक्यूटेबल है। एंड इस टाइम पे इनके पास 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल के OEMs इनके क्लाइंट हैं एंड दे आर ऑलरेडी इन टच विद 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल OEMs टू सप्लाई दिस सेम प्रोडक्ट। एंड मोटर कंट्रोल यूनिट्स के अलावा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिवीजन में दे हैव प्लान्स टू बेसिकली गेट इनटू मोटर्स एज वेल। एंड मोटर्स के साथ साथ जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर भी इनका प्लान है एंटर करने का इवेंचुअली। बट दिस इज द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, जहां पे धीरे धीरे करके प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि फास्टनर बिजनेस इज द बेस और लेगेसी बिजनेस जहां पे ग्रोथ हमेशा सिक्लिकल रहेगी। पर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस आ रहा है तो यहाँ पे यही एक सिंपल चीज हमें अच्छे एक रिसर्च एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट को क्या समझनी चाहिए कि कैटेगरी ग्रोथ ही यहाँ पे अगर हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं तो 70-75% है। तो उनका मेन यहाँ पे आज क्लाइंटेल ही टू व्हीलर्स हैं, पैसेंजर व्हीकल में भी ट्राई कर रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल में भी ट्राई कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो सकता है।
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे की क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं बिजनेस के अंदर एंड की एंटीथीसिस पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट की ट्रिगर क्या है कि बिजनेस बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी पे बैठा हुआ है। तो माने जैसे हमने बात करा 55 to 60% अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी, जो फास्टनर बिजनेस में अगर सिक्लिकल रिकवरी आती है तो यहाँ पे भी ग्रोथ आएगी। सेकंड की ट्रिगर है कि 175 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो माने एडिशनल एक डेल्टा आ सकता है, अल्फा आ सकता है 140 करोड़ के आसपास का, 145 करोड़ के आसपास का, अगर फास्टनर बिजनेस ग्रो भी नहीं करता बट लगता है कि फास्टनर बिजनेस में भी ग्रोथ आ सकती है। तो माने 475 करोड़ के ऊपर 140 करोड़ का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट, या 145 करोड़ का ग्रोथ है, तो नेक्स्ट ईयर टॉप लाइन 620-630 करोड़ के आसपास जा सकती है। थर्ड की ट्रिगर क्या है कि यहाँ पे मार्जिन एक्सपैंड होंगे जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस बिजनेस के अंदर इंप्रूव होती है। तो दिस इज द थर्ड की ट्रिगर। एंड यहाँ पे फाइनल की ट्रिगर क्या है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके अगर प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है तो एक फास्टर ग्रोइंग बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो अभी उस बिजनेस के अंदर ये बेयरली ब्रेक इवन है। तो अब जैसे जैसे उस बिजनेस को स्केल करेंगे तो आपका जो मार्जिन है वो भी धीरे धीरे एक्सपैंड होंगे, क्योंकि तभी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। सो दीज आर द की ट्रिगर्स फॉर द बिजनेस ऑफ स्टर्लिंग टूल्स। बट अब यहाँ पे ट्रिगर्स तो हैं, पर हमें एंटीथीसिस भी समझनी जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी थीसिस नहीं बनती। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अ रिस्क, नॉट इवन टेकिंग अ रिस्क इज ऑल्सो अ रिस्क, क्योंकि आप स्टैग्नेंट ही रह जाएंगे लाइफ में। तो सिमिलरली यहाँ पे एंटीथीसिस पॉइंटर समझना बहुत जरूरी है। एंड फर्स्ट की एंटीथीसिस पॉइंटर स्टर्लिंग टूल्स के बिजनेस में क्या है कि कोई रिकवरी आएगी नहीं अगर ऑटो बिजनेस में, क्योंकि इस टाइम पे सप्लाई साइड पे बहुत इश्यूज चल रहे हैं। तो अगर ऑटो कंपनीज की ऑर्डर बैकलॉग फिल होते जाती है एंड अगर एक्चुअली में कोई रिकवरी नहीं आती, तो अगेन दिस कुड एक्चुअली बेसिकली रिजल्ट इनटू एन एंटीथीसिस पॉइंटर। एंड ये एंटीथीसिस पॉइंटर बेसिकली पूरे सेक्टर के लिए ही रहता है। सेकंड की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि हमें जो अभी एमसीयू बिजनेस है, तो धीरे धीरे क्या आएगा, क्योंकि अभी न्यू पार्ट ऑफ बिजनेस है और भी कम्पिटिटर्स यहाँ पे अपनी एंट्री अनाउंस कर सकते हैं। तो ये इस बिजनेस को किस लेवल पे स्केल करते हैं हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कॉन कॉल्स में बोले कि इवेंचुअली दिस बिजनेस विल बी एज बिग एज अ फास्टनर्स बिजनेस। अगर ये एज बिग एज फास्टनर्स बिजनेस हो गया तो माने ये भी 400 to 500 करोड़ का एक वर्टिकल बन सकता है। तो क्या ये होएगा या नहीं होएगा, हमें इसकी एग्जीक्यूशन ट्रैक करने पड़ेगी, जो मेरे को लगता है हमें FY23 में ही पता लग जाएगा कि क्या ये 140-145 करोड़ का जो एडिशनल सेल्स हैं इस बिजनेस के अंदर लेके आ पाते भी नहीं आ पाते। एंड थर्ड की एंटीथीसिस पॉइंटर इज कि पीछे आई थिंक कुछ आर्टिकल्स भी आए थे कि कंपनी के अंदर शायद से कोई गवर्नेंस इश्यूज हैं, बट अगेन इट इज आई थिंक पर्सपेक्टिव डिपेंडेंट है, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो कन्वर्जन अगर आप यहाँ CFO to EBITDA देखते हैं, CFO to EBITDA तो डिसेंट ही रहा है, उतना खराब भी नहीं रहा। बट कई लोग कहते हैं अगर इसमें कोई गवर्नेंस इशू है तो उसकी भी बात करते हैं कि जो ऑडिट की रेन्यूमरेशन है वो सेल से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है। बट इसका क्या रीजन है कि इन्होंने सब्सिडरी सेटअप करी है। तो जब भी आप सब्सिडरी सेटअप करते हैं तो आपका जो बेसिकली वर्कलोड है ऑडिटर का वो बढ़ जाता है, तो ऑडिटर की रेन्यूमरेशन तो बढ़ेगी। एंड FY22 के बाद ही ये हुआ है। थर्ड की यहाँ पे एक और क्या यहाँ पे रेड फ्लैग है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज ज्यादा है, बट दोज कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, दैट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो आई डोंट थिंक ये डील ब्रेकर रेड फ्लैग्स हैं। तो अगेन आपको भी यहाँ पे सर्च करनी चाहिए, बट एंटीथीसिस तो मैं आपको बता के रखी हूँ कि ये चीज हो सकती है। तो ये स्टॉक के ट्रिगर्स हैं एंड ये स्टॉक के एंटी ट्रिगर्स हैं। एंड इस स्टॉक का जो वैल्यूएशन है हमने SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए जो SOIC मेंबरशिप के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो रिस्क है एंड जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड क्या है आपके ट्रिगर्स है एंड रिस्क क्या है आपका यहाँ पे जो मैंने आपको एंटीथीसिस पॉइंटर्स बताए। तो यहाँ पे क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो वेइंग रेशियो है, तो क्या रिवॉर्ड का वेइंग रेशियो ज्यादा है, क्या कोई रिस्क का वेइंग रेशियो ज्यादा है। बट इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा हिंट जरूर दे जाऊंगा कि लास्ट 5 इयर्स का अगर आप प्राइस टू सेल्स देखेंगे इस कंपनी का, तो पीक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 to 3.4 टाइम्स का प्राइस टू सेल्स मिल रहा था। एंड इस टाइम पे कितना प्राइस टू सेल्स मिल रहा है एक बार हमें उसको देखना पड़ेगा। एंड अगेन आपको क्या देखना चाहिए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग या डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब यही है कि आपको पता है कि आप एक डीप वैल्यू स्टॉक लेके बैठे हुए हैं एंड आपको उसके ट्रिगर्स भी पता है, बट कभी कभी ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ट्रिगर्स का प्ले आउट करेंगे। तो आपके सामने प्राइस टू सेल्स का मल्टीपल भी रख दिया जो मेरे को सिक्लिकल्स में बहुत हेल्प करता है। नाउ अगेन आप इसको सोचिए कि रिस्क या रिवॉर्ड के अंदर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है या रिवॉर्ड ज्यादा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि यहाँ पे आपको लगता है क्या चीज ज्यादा है। एंड डू ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से बिजनेस पे देखना चाहोगे। तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ कंज्यूमर सेक्टर में। एक तो टाइटन इंटरनेशनल है, तो टाइटन के अंदर जब हम तनिष्क की बात करते हैं ये सारी कंपनी है तो टाइटन कंपनी है फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकंड ऑप्शन आपका वरुण बेवरेजेस है विच इज द बॉटलर फॉर पेप्सी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।